नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा के स्क्रूटनी फोरम और अटेस्टेशन फोरम से रिलेटेड डाउट्स के लिए मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, जिनके माध्यम से लगभग अभ्यर्थियों की डाउट्स क्लियर हो चुकी है। और अब खुशी की बात यह है कि अभ्यर्थियों का जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है, जिसका प्रूफ मैंने YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट द्वारा आपको कल ही बता दिया था। इस चीज़ के लिए सभी को हार्दिक बधाई। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड होगी मैं कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट के माध्यम से आपको अवगत करवा दूंगा। इसलिए जो अभ्यर्थी पहली बार वीडियो पे आए हैं या जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आज की वीडियो के बाद आपकी स्क्रूटनी फोरम और अटेस्टेशन फोरम से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई डाउट ना बचे, चूँकि आज लगभग 27 जून हो चुकी है और स्क्रूटनी फार्म भरने के लास्ट 3 दिन बचे हैं। तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आप अपनी सभी डाउट्स को दूर करते हुए स्क्रूटनी फार्म को अप्लाई कर सकें, क्योंकि ज़्यादा लेट करना भी कई बार सही नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है कि कल साइट बिजी हो जाए। तो आज अपनी सभी डाउट्स को दूर करते हुए मैं सभी अभ्यर्थियों को यही कहूँगा कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। देखिए, कॉमन डाउट्स क्या है। सबसे ज़्यादा डाउट्स जो आ रही है कमेंट्स के माध्यम से वो आ रही है आय प्रमाण पत्र को लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर। सबसे पहले अगर हम बात करें आय प्रमाण पत्र की, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको अवगत करवा दिया था, फिर भी आप दोबारा ध्यान से सुन लीजिए कि जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कब का बना हुआ होना चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट जो है उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम कितने दिन की होती है, 6 मंथ्स की उसकी वैलिडिटी होती है। तो 6 मंथ से पुराना इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अगर आपके पास 19 जनवरी जो कि फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले का बनवाया हुआ है और उसकी वैलिडिटी अभी तक चल रही है, तो आप वही इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। बट अगर उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है तो 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट आप दोबारा बनवा सकते हो, जिसका फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट नोटरी से अटेस्ट करके बनवा सकते हो। अब दूसरी डाउट ये है कि सर इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से बनाना है। जो कमेंट्स आए थे, कुछ एक फीमेल कैंडिडेट्स का कमेंट आया था कि जो आय प्रमाण पत्र है वो किसके नाम से बनवाना है। देखिए, आय प्रमाण पत्र हेड ऑफ द होम यानी घर का जो मुखिया है उसके नाम से बनाना है। अगर जो मुखिया पिताजी है आपके, मान लो वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो अगर आप बेरोजगार हो और माताजी पर आश्रित हो तो आप अपनी माताजी के नाम से भी आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। अगर मान लो अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी है और आपने अपना राशन कार्ड, जन आधार कार्ड अलग बनवा रखा है, यानी आप सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप अपने खुद के नाम से भी आप अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। मुख्यतः आय प्रमाण पत्र जो है वो परिवार के मुखिया के नाम से बनाया जाएगा। दूसरा जो डाउट सबसे अधिक आ रहा है वो आ रहा है जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड। जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड डाउट आ रहा है कि जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए या बाद का होना चाहिए, वैलिडिटी एक्सपायर हो गई उसका क्या करें। देखिए, जाति प्रमाण पत्र की बात करूंगा, उसके बाद मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की प्रमाण पत्र की भी बात करूंगा। जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत हम पहले सिर्फ SC और ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में जो अभ्यर्थी आते हैं वो ध्यान से इस चीज़ को नोट करना कि SC और ST कैटेगरी में जो भी अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वो डिजिटल बना हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वो डिजिटल बना हुआ है तो SC और ST कैंडिडेट्स का वो जो अपने पास है जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहेगा। आपके पास 2 साल पहले का है, 3 साल पहले का है, 4 साल पहले का है, तो भी वो वैलिड है। आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वो डिजिटल बना हुआ है। दूसरी, उसके अंदर किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं है। दूसरा, अभ्यर्थियों का कमेंट ये आ रहा है कि सर जो जाति प्रमाण पत्र था पहले वाला, या ऑफलाइन था या डिजिटल वाला था, उसके अंदर फादर नेम में, मदर नेम में कोई मिस्टेक है, तो उसके लिए हम क्या करें, नया बनवाएं। तो देखिए, अगर फादर मदर नेम में कोई मिस्टेक है तो आप उसके लिए शपथ पत्र भी लगा सकते हो, शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी लगा सकते हो, आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी किसी अभ्यर्थियों ने उस मिस्टेक के लिए नया अप्लाई कर दिया है, नया बनवा लिया है, तो आप अपना नया जाति प्रमाण पत्र भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। पुराने वाला भी अपलोड कर सकते हो,
अगर मिस्टेक है तो उसके साथ आप शपथ पत्र बना लेना, जो कि ऑफलाइन डीवी के टाइम आपको देना है। ध्यान से सुनो, शपथ पत्र अपलोड नहीं करना है, ये आपको ऑफलाइन डीवी के टाइम जरूरत पड़ेगी। तो अगर मिस्टेक है तो भी पुराने वाला चल जाएगा, बट अगर आपने नया बनवा लिया है तो आप नया भी लगा सकते हो और पुराना भी लगा सकते हो। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, इसकी वजह से आपको कोई बाहर नहीं करेगा। अब एक कमेंट ये आया था कि जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा या नहीं बनवाना होगा। तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ, कोई भी कैटेगरी आपकी है, चाहे SC है, चाहे ST है, चाहे EWS है, और चाहे लास्ट में बात करूँ मैं OBC कैंडिडेट, जिन्होंने भी अपने फार्म में अपनी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम दिखाई थी, 2.5 लाख पर ईयर से जिन्होंने कम आय दिखाई है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी है उसको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। कुछ एक अभ्यर्थियों को कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि जो SC ST के उनको आय प्रमाण पत्र नहीं बनाना, तो ध्यान देना इस बात को, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आपने अपनी आय 2.5 लाख से कम दिखाई है तो आपको आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड मेरे हिसाब से आपको कोई इशू नहीं होगा। अब बात आती है कि OBC EWS प्रमाण पत्र, उसकी बात करें। देखिए OBC और EWS प्रमाण पत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों प्रमाण पत्र अपने वित्त वर्ष पर आधारित है, क्योंकि OBC क्रीमिलियर को नहीं मिलता, नॉन क्रीमिलियर को मिलता है, और EWS तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो ये भी वित्त वर्ष पर डिपेंड करेगा। तो वित्त वर्ष पर निर्भर करता है ये। वित्त वर्ष का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना वित्त वर्ष वैलिड रहता है। उसके बीच में जैसे मान लो किसी OBC अभ्यर्थी का जो अपने पास, या EWS अभ्यर्थी का जो आय प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल 2022 के बाद आपने बनवाया है, तो वो 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। और परीक्षा फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम दिनांक क्या थी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जिन्होंने भी 1 अप्रैल, दोबारा देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स ने जो अपना OBC और EWS की बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2022 के बाद अपना OBC या EWS का सर्टिफिकेट बनवाया है, वो बिना किसी शपथ पत्र के 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। और आपके परीक्षा फॉर्म की अंतिम दिनांक क्या थी, 19 जनवरी थी। इसका मतलब ये हुआ कि 19 जनवरी तक ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड था, तो आप ये जो सर्टिफिकेट है ये बिना किसी डाउट के अपलोड कर सकते हो, अगर इसके बीच में आपका है तो। अब अगर आपका 1 अप्रैल 2022 से पहले का है, मान लो आपका 31 फरवरी 2022 का है, जो कि वैलिड नहीं होगा इस टाइम, लेकिन पिछली बार आपको पता है कि OBC और EWS के अभ्यर्थियों को दिक्कत ना आए, इसीलिए शपथ पत्र के साथ 3 वर्ष तक वैलिडिटी को एक्सटेंड करने का फॉर्मूला भी बनाया था। तो ये वो शपथ पत्र है जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दिया। अगर आपका कौन सा OBC या EWS का सर्टिफिकेट किस तारीख से 1 अप्रैल 2022 से पहले का बना है, तो आप ये वाला शपथ पत्र लगाकर उसकी वैलिडिटी 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो और वो आपका वैलिड रहेगा। शपथ पत्र ध्यान रखना, आपको अपलोड नहीं करना है, अपलोड आपको पुराने वाला OBC या EWS का सर्टिफिकेट ही करना है। शपथ पत्र आपको अपने ऑफलाइन डीवी में साथ लेके जाना है। ये OBC अभ्यर्थियों के लिए है, और ये आर्थिक कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के जो अभ्यर्थी हैं उनकी वैधता को, वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए शपथ पत्र है ये वाला उनके लिए। ये दोनों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये OBC और EWS अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र से रिलेटेड जो डाउट थी वो मैंने मेरे हिसाब से क्लियर करने का प्रयास किया है। आपकी इससे अलावा भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। OBC EWS के अभ्यर्थी, कुछ एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नाम में मिस्टेक थी सर्टिफिकेट में, उन्होंने नया बनवा लिया, उन्होंने अब इस वित्त वर्ष में नया बनवा लिया, तो वो नए वाला भी अपलोड कर सकते हैं, पुराने वाला भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप पुराने वाला कीजिए अपलोड, उसके साथ आप शपथ पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आपकी वैलिडिटी जो मैंने अभी टाइम पीरियड बताया था उसके बीच में है, तो आपको किसी प्रकार का शपथ पत्र लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको सुननी है वो ये है कि ये स्क्रूटनी फार्म क्या है। ये स्क्रूटनी फार्म, ये अटेस्टेशन फॉर्म, ये सिर्फ आपके ऑफलाइन डीवी करवाने के लिए एक परफॉर्मा है जो कौन तैयार करवा रहा है, बोर्ड आपसे तैयार करवा रहा है, सिर्फ परफॉर्मा है। इसके बेस पे ध्यान रख लेना, मैं कई बार कमेंट करके अभ्यर्थियों कह चुका हूँ, इसके बेस पे ना तो आपको पात्र किया जाएगा न ही आपको अपात्र किया जाएगा। इसमें आपकी मिस्टेक हो गई तो आपको क्या करना है वो भी अभी बताऊँगा मैं। इस सिर्फ फार्म के बेस पे आपको पात्र या अपात्र नहीं किया जाएगा। जैसे भी डिटेल आपने फिलअप की है
देखो ये 7 नंबर पॉइंट है कि स्क्रूटनी प्रारंभ में सर मिस्टेक हो गई, क्या करें। तो देखिए एडिट का ऑप्शन आ सकता है, लेकिन जैसा कि कल मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया है कि 1 जुलाई से अगर ऑफलाइन डीबी स्टार्ट होते हैं तो हो सकता है कि एडिट का ऑप्शन ना आए। फिर भी आपको चिंतित नहीं होना है, सिर्फ स्क्रूटनी फॉर्म के बिहाफ पर आपको न ही पात्र किया जाएगा और न ही अपात्र किया जाएगा। ये सिर्फ परफॉर्मा तैयार किया जा रहा है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से अरेंज करके ले आओ। इसमें अगर आपकी बाय द वे कोई मिस्टेक हो चुकी है तो भी आपको उसको सुधार करने का पूरा मौका ऑफलाइन डीवी में मिलेगा। तो चिंता करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की आपको टेंशन लेनी नहीं है। आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, छोटी मोटी मिस्टेक कोशिश कीजिए कि ना हो। बाय द वे अगर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित रहिए, आपको ऑफलाइन डीवी में उसको सुधार करने का मौका मिलेगा। और कोई ऐसी मिस्टेक है जिसमें नाम में मिस्टेक हो गई है और हो गई है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए शपथ पत्र तैयार करवा के साथ में ले जा सकते हो। जो शपथ पत्र आप लगा दोगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ये है स्क्रूटनी फॉर्म में अगर गलती हो गई तो आपको क्या करना है। अब इसके बाद भी कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए थे। आज सुबह भी मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था कि लाइव वीडियो के माध्यम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए या कमेंट्स के माध्यम से किया जाए। तो अभ्यर्थियों की राय के मुताबिक जो कमेंट्स आए थे उनका जवाब देना है मुझे, तो मैं प्रयास करता हूं कि कमेंट्स के माध्यम से आपके जो डाउट्स आए उनको क्लियर करूं। सभी अभ्यर्थी ज़रूर इन कमेंट्स को देखें, हो सकता है इनमें से कोई डाउट आपसे जुड़ी हुई भी हो। सबसे पहली डाउट है, सर मैं एसटी कैटेगरी से हूँ लेकिन मैंने आय प्रमाण पत्र में जनरल कैटेगरी लिख दी, उसका समाधान कैसे होगा सर। आय प्रमाण पत्र देखिए 4 पेज का होता है, ऑफलाइन बनता है, नोटेरी से बनवा सकते हो। अगर उसमें आपने जनरल कैटेगरी फिलअप कर दी तो आप उसको दोबारा बना लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। आय प्रमाण पत्र सिर्फ 1 दिन का काम है, आप उसको दोबारा अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन में दोबारा बन जाएगा और लगभग 50 से 60 रुपये का काम है। मेरी राय ये है कि आप आय प्रमाण पत्र दोबारा बनवा लो। इसके बाद में क्या है सर, क्वालिफिकेशन में रीट की डिटेल भरना रह गया, सर क्या करूँ। देखिए क्वालिफिकेशन में अगर रीट की डिटेल भरनी आपकी रह गई तो अब एकमात्र ऑप्शन है कि अगर एडिट का ऑप्शन आता है तो आप उसको एडिट कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके बिहाफ पे बार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन डीवी में आप अपना रीट का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र साथ लेके जाना, वहाँ इसकी वैलिडिटी जो वो कन्फर्म हो जाएगी। इसके बाद पूनम शर्मा जी का कमेंट है, सर अटेस्टेशन फॉर्म में एज ऑफ मैट्रिकुलेशन में गलती हो गई एंड फॉर्म भी अपलोड कर दिया, आगे प्रॉब्लम हो सकती है क्या सर। देखिए पूनम जी, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बिहाफ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एडिट का ऑप्शन अगर आए, ध्यान से सुनो, अगर एडिट का ऑप्शन आए तो आपको फॉर्म को एडिट करके जो मैट्रिकुलेशन यानी 10th की जो आपकी पासिंग डेट है उसके हिसाब से आपकी जो एज है वो आपको सही कर देनी है। अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में ऑफलाइन डीवी में समस्या भी है इसको लेकर तो आप एक एफिडेविट दे सकते हो कि मुझसे बाई मिस्टेक ये गलत फिलअप हो गई है और वैसे इसकी समस्या आएगी नहीं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रियंका लोडा जी का कमेंट आया है, जैसे मैंने 1 नंबर सिरोही भरा था तो मुझे मिल जाएगा ना, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अजमेर से है पर 196 ओबीसी फीमेल सिरोही चाहिए। देखिए सर, देखिए मैडम, पहली बात तो आपका कौन सा लेवल है, कौन से सब्जेक्ट है वो आपने कमेंट नहीं किया। 196 ओबीसी से है, अगर आपका कट ऑफ से काफ़ी जनरल कट ऑफ से ऊपर आपका स्कोर है तो उम्मीद है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो आपने फर्स्ट चॉइस फिलअप किया है वो मिल जाएगा। सिरोही फिलअप किया है तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो मिल जाए। बाकी आप अपने सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, उसके बाद ही बता सकते हैं। सर मैंने BSTC का डिप्लोमा अपलोड नहीं किया, कोई प्रॉब्लम होगी क्या। कोई दिक्कत नहीं है आशीष रीठा जी, अगर नहीं अपलोड किया तो अगर एडिट का ऑप्शन आए तो वही सेम बात है, एडिट करवा दीजिए आप। सर मैंने फॉर्म में दोनों फ़ोटो आवेदन वाली ही लगा दी, कोई दिक्कत होगी क्या। अंकित विरमन जी, फ़ोटो से कोई इशू नहीं आएगा, फ़ोटो कोई सी भी लगा दो, आवेदन वाली लगा दो, नई लगवा दो, पहले वाली लगा दो, फ़ोटो चेंज करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। आपकी आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए, आप पर्सन सेम रहने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से, ठीक है। ये सेम कमेंट है। इसके बाद लक्ष्मी यादव जी का कमेंट आया है, भैया मेरा फॉर्म में 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, बट मैडम ध्यान रखना अगर एडिट का ऑप्शन आए तो एडिट करवा देना। इसके बाद अनिल कुमार जी का कमेंट है, सर 3rd ग्रेड फॉर्म में BSc की डिटेल भरने के बाद भी मार्कशीट स्कैन भी करके चढ़ाई थी लेकिन फाइनल सबमिट में BSc की डिटेल दिखा नहीं रहा। देखिए अनिल कुमार जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिटेल फिलअप की है तो मेरे अकॉर्डिंग फाइनल जो सबमिट है उसके बाद BSc की डिटेल दिखानी चाहिए। पर कई बार हो सकता है साइट में कोई टेक्निकल इशू जिसके बाद वो दिखाई नहीं दे रही होगी, या हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ हो, फाइनल सबमिट नहीं हुआ हो क्योंकि उसका साइज़ का कोई मैटर हो गया होगा। बट फिर भी अगर आपने अपनी तरफ से डिटेल फिलअप कर दी है, आप कंफर्म हो इस बात के लिए, तो आप आश्वस्त रहिए। आप जब ऑफलाइन डीवी में जाएंगे तो आपको इसकी कोई इश्यू नहीं आएगी।
और बाय द वे अगर रह भी गई है तो उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अटेस्टेशन फॉर्म में कॉलेज व बीएड की लिविंग डेट में रिजल्ट डेट की जगह इश्यू डेट भर दी, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं होगी, लकी सोर्स नहीं होगी जी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। EWS अपलोड नहीं किया, देखो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि EWS के बिना आप EWS का फ़ायदा नहीं ले सकते। बाकी एडिट का ऑप्शन आए तो एडिट करवाइए, नहीं आता है तो ऑफलाइन DV में ज़रूर लेके जाना साथ में। ज्योति भटनागर जी का कमेंट आया, सर अटेस्टेशन फॉर्म किसी भी स्टेट के गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा सकते हैं क्या, या जहां का निवास है वहीं से अटेस्टेड करवाना? देखो गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर वगैरह से आप अटेस्टेड करवा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी स्टेट के गजेटेड ऑफिसर से आप सिग्नेचर करवा सकते हो। इनका कमेंट है, हुकुम एक गलती हो गई, मैंने BA BEd की डिग्री नहीं अपलोड की, वहाँ मार्कशीट लगा दी, हालांकि मेरे पास ओरिजिनल डिग्री प्लस सभी डॉक्यूमेंट हैं। प्लीज़ बताओ कि शपथ पत्र बनाए या रहने दे। देखिए अभी शपथ पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, बट अगर मांगे उस दिन तो आप शपथ पत्र दे सकते हो। आप ऑफलाइन DV करवाने जाओ तो सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल के अच्छे से ले जाना, वहाँ आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके बाद है, सर प्लीज़ हेल्प मी, स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट हो गया बट मोबाइल पर मैसेज नहीं आया, क्या करें? कई बार क्या होता है नेटवर्क इशू की वजह से या टेक्निकल इशू की वजह से मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है। अगर सबमिट हो गया तो आप SSO ID पे जाके दोबारा लॉगिन करके चेक कर सकते हो, वहाँ आपको डिटेल फिलअप किया हुआ फार्म विथ फीस सबमिटेड अगर दिखा रहा है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल पे मैसेज आए या चाहे ना आए। OBC सर्टिफिकेट में मदर नेम में मिस्टेक है तो क्या करें? देखिए शपथ पत्र बनवा लीजिए, मदर नेम में मिस्टेक है कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक शपथ पत्र तैयार करवा लीजिए। इसके बाद, सर मैंने दोनों जगह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, क्या बड़ी प्रॉब्लम होगी? राहुल जी बिल्कुल नहीं होगी, एक जगह सेल्फ अटेस्टेड करने चाहिए थे आपको, बट कोई बात नहीं, अगर एडिट का ऑप्शन आता है तो आप चेंज करवा लेना। नेक्स्ट है, BA प्राइवेट किया है सर, वो भी शो करनी है क्या? अटेस्टेशन फॉर्म में रीड के फॉर्म में शो की है हमने, BA अब इस फॉर्म में भी करनी है क्या? इंटरनिंग डेट क्या डालें उसमें सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए रेखा गुर्जर जी, BA प्राइवेट किया है तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पहले BA मेंशन किया था तो BA की डेट फिलअप कीजिए। प्राइवेट किया था तो जिस मंथ में आपने एडमिशन लिया था, फॉर्म अप्लाई किया था, उस मंथ की कोई भी रैंडम डेट फिलअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में अजरुद्दीन खिलजी, मेरी वाइफ का रीट में सिलेक्शन हुआ है, रीट का फॉर्म भरा था तब अनमैरिड लिखा था, लेकिन उस टाइम शादी हो रखी थी, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना था, अब मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया है और मैरिज सर्टिफिकेट में डेट 17/10/2022 है। देखिए 17/10/2022 तो परीक्षा की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का है, तो आप एक शपथ पत्र तैयार करवा लीजिए कि फॉर्म में उस टाइम गलती से अनमैरिड लिखा गया, तो और तो इसका कोई समाधान फिलहाल हो नहीं सकता सर। मेरा रीट मेंस में हाई स्कूल की जगह इंटर्न का नंबर अपलोड हो गया है, अब वहीं शो कर रहा है, ऐसे में आप एफिडेविट ही अपलोड कर दें। एफिडेविट सर बनवा लीजिए, अपलोड नहीं करना आपको, एफिडेविट आपको ऑफलाइन में देना पड़ेगा। इसके बाद सर ई-मित्र वाले ने BEd की डिटेल वाला कॉलम खाली छोड़ दिया और नीचे खाली कॉलम में भर दी, अभी तक फाइनल सबमिट नहीं करवाया है, वो कॉलम डिलीट नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं है, खाली कॉलम में कर दिया तो भी आपने अपनी जो डिटेल है वो अपलोड कर दी तो कोई इश्यूज में नहीं आएगा, चिंता करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सर BA डिस्टेंस से की है 2010 में, तो कॉलेज नेम में क्या भरें? और एंट्रिंग डेट नहीं पता, वो क्या भरें? प्लीज़ हेल्प सर। देखिए मिस्टर विकास, डिस्टेंस से अगर आपने BA की है तो जिस मंथ में आपने एडमिशन लिया था उसकी कोई भी रैंडम डेट पोस्ट कर दीजिए, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। बस थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिए कि उस दिन हॉलीडे ना हो, और पासिंग डेट जो होगी वो आपकी लिविंग डेट हो जाएगी। तो ये कमेंट्स आए थे कल जो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट की थी उसके ऊपर, जिनका मैंने प्रयास किया कि जवाब दूं। इसके अलावा भी आपकी कोई डाउट्स है, आपको कोई सहयोग की आवश्यकता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हो। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाए ताकि अभ्यर्थी निश्चिंत होकर डॉक्यूमेंट ऑफलाइन DV करवाने जा सकें। और हमारी द्वारा दी गई हेल्प अगर आपको किसी भी प्रकार से अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम अन्य अभ्यर्थियों की हेल्प करने का अपने तरीके से प्रयास कर सकें। आपका सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन ही हमारे लिए हिम्मत एवं प्रेरणा का कार्य करेगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कहीं कोई त्रुटि लगती है तो आप अपना कीमती सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को सुधारा जाए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो कम्युनिटी सेक्शन के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएगी।
और अगर आप चैनल को अनसब्सक्राइब हो तो आप तक वो अपडेट नहीं पहुंच पाएगी। आप सभी का हम पर विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।